दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, इसी के उम्मीद के साथ आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फिजिक्स का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 136 136 नंबर क्वेश्चन कहता है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है किसका किसका बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, घड़ी में जो प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक और यूज है टीवी में और रेडियो में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही यूज टीवी और रेडियो में भी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 प्रकाश वर्ष मात्रक है। जल्दी बताओ किसका मात्रक है। बहुत अच्छा, गुड, सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी दूरी का। किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का या दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 138 138 138 नंबर क्वेश्चन कहता है, दृश्य प्रकाश या दृश्य स्पेक्ट्रम का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की सीमा क्या है। दृश्य प्रकाश की दो दृश्य स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी की सीमा कितनी है। गुड, सही, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी, कोई फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। जो दृश्य प्रकाश या दृश्य स्पेक्ट्रम की जो सीमा होती है, तरंगदैर्घ्य का वेवलेंथ होता है, वो 3900 से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। और जो दृश्य विकिरण की खोज है, इसकी खोज किसने किया था, न्यूटन साहब। खोज कौन किए थे, न्यूटन किए थे। क्लियर है ना, खोज कौन करेंगे, न्यूटन। और दृश्य विकिरण का जो आवृत्ति परिसर है, वो आवृत्ति परिसर होता है 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज तक। कितना होता है, 10⁻14 to 10⁻12 हर्ट्ज तक होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फटाफट आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखो, हम लोग 150 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट किए हैं। तो इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे तो जल्दी से इससे पहले का वीडियो देखिए और फिर आज के क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 139 नंबर, एक परमाणु के केंद्रक का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है। कोई जो परमाणु है उसका जो धन आवेशित मतलब पॉजिटिव जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा, पहला ऑप्शन प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। तो सही आंसर। चलिए, यही तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, लेकिन आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो 100% सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। जो परमाणु का केंद्रक सेंटर का जो धनावेशित हिस्सा है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 140 रॉकेट कार्य करता है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक वाइज बिल्ड क्वेश्चन सारा डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है उन सारे टॉपिक का क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका गया है। अब हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन को भी लाकर आपके सामने रखेंगे। तो चलिए
फटाफट आप क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, याद कीजिए, डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 141। जो कॉस्मिक किरणें हैं ये कैसी किरणें होती है? आवेशित चार्ज कॉर्ज किरणें होती है, अनावेशित किरणें होती है। ऑप्शन नंबर बी दोनों, ए प्लस बी दोनों। सी में क्या कहना है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए प्लस बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें होती है? आवेशित किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 142 142 नंबर। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छा, गलती तो करे गलती हो गई। जब किसी वस्तु की द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर भी 600 केजी होगा। कितना होगा? 600 केजी ही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान जब द्रव्यमान पर चंद्रमा पर कोई इफेक्ट द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि भार होता है तो भार जो है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर के भार का कितना हो जाता है? तो भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर है, तो भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए पृथ्वी पर जिस वस्तु का जितना केजी वजन होगा चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 143 नंबर क्वेश्चन। रडार के आविष्कारक कौन थे? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, पहला ऑप्शन रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी बुशवेल और ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने पास होगा। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। कौन थे? रॉबर्ट वाटसन थे। और जो रडार होता है, ये रडार क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, है ना, रडार होता है। और एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों को, पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। रडार का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार में, है ना, प्रथम वर्ल्ड वार में पहली बार रडार का यूज किया गया था। और जो रॉबर्ट वाटसन जी है, ये रॉबर्ट वाटसन जी कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे? ये थे स्कॉटलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी हैं? स्कॉटलैंड के निवासी थे रॉबर्ट वाटसन। और इन्होंने ही 1935 ईस्वी में रडार का खोज किया। 1935 में रडार का खोज किया। तो रडार के आविष्कारक स्कॉटलैंड के रहने वाले रॉबर्ट वाटसन हैं, जो उन्होंने 1935 में इसका खोज किया। और रडार का पहली बार यूज प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 144 144 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित अनचेंज्ड क्या रहेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का घनत्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी, घनत्व, ये क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 145। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है। तो गॉड पार्टिकल ऑप्शन नंबर बी हिग्स बोसॉन। क्या होगा? हिग्स बोसॉन है। गॉड पार्टिकल की जो परिकल्पना है 1964 ईस्वी में ही किया गया, 1964 ईस्वी में किया गया। लेकिन इसको जो सत्यापन किया गया 2013 में किया गया। कब किया गया? 2013 में किया गया। इसकी खोज किसने किया? तो डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगल्ट ने, ठीक ना। तो इसी को हिग्स बोसॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन किसके कारण हो रहा है? निरंतर ऊर्जा का सृजन का मतलब सूर्य से जो लगातार एनर्जी निकल रही है वो ऐसा किसके कारण हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, संचित ऊर्जा। किसके कारण हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, नाभिकीय संलयन।
सूर्य से निरंतर निकलने वाली ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, नाभिकीय संलयन के कारण। जबकि परमाणु बम कार्य करता है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर, एटम बम। परमाणु बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। जबकि सूर्य से निकलने वाली निरंतर ऊर्जा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 147 147 147 नंबर क्वेश्चन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। पहला ऑप्शन 104 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 102, ऑप्शन नंबर डी 75 फ़ारेनहाइट। तो जो 40 फ़ारेनहाइट है, 40 डिग्री सेल्सियस, इसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा ये आप खुद ही करिएगा। इससे हम आपका एक रिलेशन बताते हैं, एक फॉर्मूला। C-0/100 100 बराबर होगा F-32 फ़ारेनहाइट में से 32 बाई 180। यदि हम रेडियन की बात करें तो फिर यहाँ पे, या केल्विन की बात करें तो केल्विन K-233/100। ये रिलेशन ध्यान रखना है। C-0/100 F-32/180। तो अब 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 40 रख देंगे, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में हमें चेंज ही करना है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इस रिलेशन को ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे आप फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेंटीग्रेड किसी में भी किसी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, रिलेशन ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन 148 नंबर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो केल्विन मान में कितना होगा? पहला ऑप्शन 280, 290, 300, 310। चलो गुड, इस क्वेश्चन का तो लगभग लोग सही आंसर करे होंगे। 310 कितना हो जाएगा? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 310 केल्विन। आप सेंटीग्रेड में जिसमें चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, रिलेशन पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। चलिए, कमरे के तापमान, सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है? कमरा का जो सामान्य तापमान होता है वो 300 केल्विन होता है। कमरा का सामान्य तापमान, कमरे का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? 300 केल्विन होता है, ध्यान रखना। जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री सेल्सियस होता है। और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हम इसको, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। मानव शरीर का जो तापमान है वो केल्विन में 310, जबकि डिग्री में हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं इसको। या हम लोग कह सकते हैं फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान। तो कोई भी आप रिलेशन याद रखिएगा तो वहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। तो 149 से पहले यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी PDF है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सारा आपको अपने चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, अपने फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और मार्गदर्शन बाय रविकांत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारा वीडियो आपको यहाँ मिलता रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो यदि अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं, खुद ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इस तरह से पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 149। निम्न द्रव में ऊष्मा का चालक कौन सा है? ठीक है, ये 4 द्रव आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, लिक्विड, चारों का चारों लिक्विड है। अब आपको इन चारों लिक्विड में कौन सा ऊष्मा का चालक है, कंडक्टर है, ये आपको बताना है। चलो गुड, सही आंसर होगा पारा, मरकरी। इसी को मरकरी कहते हैं। तो मरकरी जो है वो क्या है? ऊष्मा का कंडक्टर है, चालक है, ये चारों लिक्विड में। ठीक ना? चलिए, तो क्या ध्यान रखेंगे, पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन 150 और आज का ये 15 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है।
इससे पहले के सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है वो किस तरफ संकेत करती है? ठीक है, बहुत अच्छा। उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। किधर करेगी संकेत? नॉर्थ या उत्तर, ध्यान रखना है। तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की ओर मुड़ी रहती है, उत्तर दक्षिण की ओर दिखाती है, डिनोट करती है। उत्तर दक्षिण यदि ऑप्शन होता तो दक्षिण भी देते हैं। तो चुंबकीय सुई किस ओर दिखाएगी, संकेत करेगी? तो नॉर्थ या साउथ, ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की, अगले वीडियो की ओर जाएंगे, चलेंगे। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और भी है, देख लेते हैं। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता का लक्षण है, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? शून्य परागम्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शून्य परागम्यता। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप भूले नहीं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से आज ही सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज में।